आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम एक गंभीर समस्या को लेकर, गंभीर विषय को लेकर आप लोगों के सामने फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हैं भाजपा के उत्तर भारतीय मोर्चा के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेश मिश्रा जी। वो हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ चुके हैं। सर, नया सवेरा न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और एक ऐसा गंभीर विषय फिर से एक बार आ चुका है, जैसे कि उत्तर भारतीय को लेकर, पर प्रांतियों को लेकर जिस तरह से मन से हमेशा सुर्खियों में रही है, एक चर्चा का विषय जिस तरह से है। अभी हाल ही में कुछ दिनों से एक बार फिर से उत्तर भारतीयों पर जिस तरह से मराठी और हिंदी भाषा को लेकर जिस तरह उनके लोगों को आक्रामक किया जा रहा है, लोगों को मारपीट की जा रही है, किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? ये तो कानून और व्यवस्था का सच पूछो तो ये मुद्दा है। कानून अपने आप को अपाहिज पा रहा है इस मुद्दे के ऊपर। स्थानीय अस्मिता का वो कदर इज्जत करना चाहता है, सम्मान करना चाहता है, साथ ही साथ उसे इस हद तक वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है कि कोई भी एक हमारे ही देश का एक नागरिक अगर आके यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमाने का प्रयास कर रहा है तो उसको किसी भी बहाने से कोई भी 10 आदमी जाके उसको मार सकते हैं, उसको अपमानित कर सकते हैं, उसका वीडियो बना के प्रसारित कर सकते हैं, प्रचारित कर सकते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो पार्टी एक मराठी हित के लिए बनी पिछले करीब समझ लीजिए 15-16 साल से, वो अपने आप को महाराष्ट्र में किसी भी तरीके से स्थापित नहीं कर पाई है। शुरुआत का दौर छोड़ दे तो उसके बाद में उनको हर जगह पे मुँह खानी पड़ी है। और आपने देखा होगा कि हर चुनाव के पहले वो अपने कुछ एजेंडा या कुछ अपने विचार प्रकट करते हैं। उस हिसाब से वो अपने मतलब जिसके साथ में अपना अलाइनमेंट करना चाहते हैं, जुड़ने चाहते हैं, ऐसे वो जुड़ते भी हैं। और कुछ दिनों तक चुनाव के पहले वो उसका प्रचार प्रसार करके जनता के बीच में अपना एक उनका माननीय राज साहब का एक प्रभाव तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस हिसाब से कुछ लोगों को वो मोबिलाइज करके उनको अपने भरोसे में लेके एक ताकत तो बनी जाती है। लेकिन उस ताकत को वो एक सत्ता में अपना स्थान प्राप्त करने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। अभी निकट भविष्य में मुंबई में और MMR रीजन में करीब 19-20 जगह पे कॉरपोरेशन की चुनाव है। और पिछले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा में उनका क्या हश्र हुआ है ये सब जग जाहिर है। तो फिर से एक मराठी अस्मिता को जागरूक करके अपने आप का रिलेवेंस या अपना अस्तित्व बचाने का एक प्रयास है। इसमें जो युवा लोग हैं सहज तौर पे अगर समझ लो पर प्रांत से, किसी भी प्रांत से, मैं खाली उत्तर भारतीयों की बात नहीं करूँगा, किसी भी प्रांत से लोग आके अगर यहाँ पे आके अपना रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और अगर वो नए हैं तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो मतलब मराठी भाषा का प्रयोग चालू कर दें, तो ये गलती है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर उनको भाषा नहीं आ रही है तो उनको विनम्रता से कहना चाहिए कि भैया अपमान नहीं कर सकते हो। यहाँ पे इस माटी में छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू फुले अम्बेडकर की इस माटी में आकर अगर आपको कोई उत्तेजित भी करता है, आपको मार भी देता है, फिर भी आप अपने मुख से, अपने विचारों से, अपने आचरण से यहाँ के अस्मिता को आप ठेस नहीं पहुँचा सकते। ऐसा अगर किसी ने किया है तो वो दंड का पात्र है ही है। और इस तरह से देखा जाता है कि मुंबई शहर एक आर्थिक राजधानी, यहाँ पर हर कोई एक अपना सपना लेकर आता है। पूरे देश से, पूरे भारत से, हर राज्य से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन यह भी सही बात है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी भाषा आनी ही चाहिए उन्हें। लेकिन यदि कोई अगर नए लोग आते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ दिन का समय देना चाहिए, उन्हें किस तरह से समझाना चाहिए। देखिए, जो बेसिक एटिकेट्स हैं या जो औपचारिक कोई हमको ग्रीटिंग्स करनी है, ये जो लोग उनको काम पे रख रहे हैं, सच पूछो तो उनके ऊपर यह दायित्व डालना चाहिए कि कम से कम जो बुनियादी 2-4 ग्रीटिंग्स के शब्द हैं वो कम से कम उनको ट्रेन करके उनको ऐसे, अगर वो पब्लिक से डायरेक्ट फ्रंट कर रहे हैं
उनका ऐसा काम है, रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं या गेट पे खड़े हुए हैं, वॉचमैनी कर रहे हैं या सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, तो सहज रूप से नाना प्रकार के लोग आके उनसे मिलने वाले हैं। तो स्थानीय भाषा में कम से कम उनको कैसे ग्रीट करना है, कैसे वेलकम करना है, कैसे पूछना है, इतना तो बुनियादी जो भी संस्था उनको काम पे रख रही है उनको कम से कम इतना तो उनको प्रशिक्षित करके रखना चाहिए, तब ये दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, ये थोड़ी सी छोटी सी भूल आप उत्तेजित करके किसी से भी कोई भी चीज़ उगलवा सकते हैं, बोल सकते हैं। वो कोई इतने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं परिपक्व लोग नहीं होते जो ऐसा छोटा काम करने के लिए आते हैं। और 8-10 जन जाके फिर बाद में अगर उसकी कोई गलती है तो उसको मार के, उसको बेइज्जत करके, उसको वीडियो बनाकर आप एक अपना नेता बनने का या अपने आप को एक विचार के लिए खड़ा रखने का एक प्रयास जरूर कर सकते हैं, लेकिन उस असमर्थ उस एक व्यक्ति को 10 जन घेर के अगर कर रहे तो इससे क्या संदेश जाता है? गलती तो उसने की है, लेकिन इसमें कोई आप बहुत बड़ा पुरुषार्थ दिखा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। लेकिन सर एक सवाल यह भी है कि अगर मराठी भाषा की जिस तरह सख्ती गरीबों पर, जिस तरह से छोटे लोगों पर की जा रही है, तो क्या यह नियम बड़े लोगों पर, जैसे बड़े बड़े लोगों पर भी यह नियम अगर मनसे द्वारा क्यों नहीं की जाती है? उतनी ताकत नहीं है ना, उतनी क्षमता नहीं है। उतनी अगर बहुत बड़ा व्यापारी आ जाएगा कोई, और दूसरा क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा व्यापारी पब्लिक से डायरेक्ट कन्फ्रंट करने वाला कोई काम ही नहीं करता। वो अपने अपने काम में रहते हैं। जहाँ पे आपका सरोकार आम जनता से आने वाला है, जहाँ पे साधारण और बारंबार आने वाला, आपका काम ही है आम लोगों से संवाद करना है, आपको उनको बताना है, पूछना है, ये करना है, तो वहाँ पे तो आपको अगर कोई बड़ा आदमी भी अगर पब्लिक में आके अपनी कोई बात विषय रखना चाहता है तो उसके ऊपर यह सख्ती की जा सकती है। लेकिन सर ऐसा देखा गया है कि यह जो सख्ती सिर्फ छोटे लोगों पर ही उन पर ही दिखाई जा रही है, उन पर ही जोर जबरदस्ती करके उनको मराठी बुलवाने का जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यह नियम है कि जिस तरह मराठी भाषा का प्रयोग जिस तरह कहा गया है कि मराठी भाषा हर किसी को यहाँ पर बोलना चाहिए, लेकिन यह नियम तो सभी के लिए लागू होना चाहिए। देखिए, जब कोई आदमी या पार्टी अपने विरोधी को या अपने दुश्मन को चुनती है ना, उससे आप उनकी क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कोई खिलाड़ी, कोई पहलवान बहुत मजबूत पहलवान से लड़ने जा रहा है, भले वो हार भी गया तो भी उसकी क्षमता अलग है, लेकिन अगर वो लड़ाई लड़ने के लिए चुनता ही एकदम कमजोर से कमजोर पहलवान को और फिर बाद में उस पर अपनी बहादुरी दिखा रहा है, तो इससे उसकी क्या क्षमता, क्या ताकत है, यही मालूम पड़ती है ना कि उससे बड़े से लड़ नहीं सकता है, उससे बड़े से कन्वर्ट नहीं कर सकता है, अकेले अकेले जा नहीं सकता है, 10 आदमियों को लेके वीडियो लेके जाएगा। और दूसरा क्या है, ये ताकत दिखाने वाली बात भी नहीं है, ये एक संदेश देने वाली बात है। एक पार्टी ने अपना एक विचार रखा हुआ है और वो सबको मान्य है। ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि यहाँ के स्थानीय भाषा को, यहाँ के रीति रिवाज को, यहाँ के त्यौहार को, यहाँ के बात व्यवहार को कोई अवहेलना करे, ये तो गलत ही है ना। लेकिन सर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि संविधान में तो ऐसा कोई ऐसा लिखा नहीं गया इस चीज़ को कि आपको यहाँ की भाषा को जिस राज्य में रहें लेकिन उस राज्य की भाषा बोलना सर्वोपरि है, तो उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन किसी से जबरदस्ती इस तरह से बुलवाना, इसको आप न्याय समझते हैं? नहीं, न्याय तो देखो, किसी के ऊपर कानून हाथ में लेके किसी के ऊपर मारना या किसी को बेइज्जत करना, ये तो कानून संगत नहीं है। लेकिन इस एक बार नहीं, आज करीब करीब 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि वो केवल एक संदेश देना चाहते हैं। अगर ऐसा ही उनको करना होगा तो रोज होना चाहिए कम से कम 1000-2000 केस। लेकिन संदेश देने का ये कौन सा तरीका है? गलत तरीका है, सशक्त तरीका है। लेकिन आज हम और आप चर्चा कर ही रहे हैं ना। अगर यही वीडियो नहीं बनाया गया होता, उसको एक ही जगह पे मार के समझा दिया गया होता, तो आज ये चर्चा का विषय नहीं बनता। लेकिन अक्सर शुरू से देखा जाता है कि मनसे की ये जो मनसा है, ये जो तरीका, ये शुरू से ही इस चीज को लेकर राजनीति कर रही है। हाँ, तो ये उनका क्या मोडस ऑपरेंडी रहा हुआ है। मतलब बहुत पहले से स्थानीय भाषा को लेके जो लोगों ने भी एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया, अपना राजनीतिक, इसी के ऊपर तो इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां बनी हुई हैं और लड़ी हुई हैं और सफल भी हुई हैं। लेकिन
ये राज साहब के बारे में मैं इतना तो जरूर कहूँगा कि ये टाइमिंग उनका मेरे ख्याल से गलत हो रहा है, क्योंकि पिछले में इतिहास में बहुत लोगों ने ये मुद्दे के ऊपर अपनी पार्टी को अच्छे से बना के चला के राजनीतिक रूप से कामयाब भी हुए हैं, लेकिन पिछले 15-16 साल से जो प्रयास कर रहे हैं, मुद्दा उनका बहुत सशक्त है, लेकिन वो अभी तक वो जो यश उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है सर कि दो स्टेट के बीच में कहीं ना कहीं ये द्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है, दो भाषाओं के, दो प्रांतों के बीच में जिस तरह से ये द्वेष की भावनाएं फैलाई जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दो प्रांत का नहीं है, ये केवल मराठी भाषा के विरोध में सारी भाषाएं, इसमें थोड़ी बहुत रियायत अगर दी गई है तो अंग्रेजी को रियायत दी गई है, थोड़ा और रियायत दी गई है तो वो हिंदी को दी गई है, लेकिन सबसे ये तो अपेक्षा जरूर की जाती है कि उनको कम से कम मराठी सीखने बोलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सर इसके शिकार तो अधिकतर करके उत्तर भारतीय ही लग रहे हैं, कहीं किसी गुजराती को या फिर किसी अन्य समाज को इसके ऊपर टारगेट नहीं किया गया, जब से शुरू से देखा गया कि उत्तर भारतीय ही समाज इसका शिकार होता है। कमजोर है ना, आर्थिक रूप से कमजोर है, छोटा काम करता है, वॉचमैनी करता है, रिक्शा चलाता है, भाजी बेचता है, प्लम्बिंग का काम करता है, कारपेंटरी का काम करता है, और वो अपने आप को अभी उस तरीके से संपन्न नहीं कर पाया है, हर तरीके से संपन्न नहीं कर पाया है, गरीब क्षेत्र से आता है, अभाव वाले क्षेत्र से आता है, यहाँ पे आके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा आवास देने का प्रयास करता है। उस समय पे उसको सच पूछो तो जब वहाँ से वो अभाव क्षेत्र से आके यहाँ पे मामूली सी नौकरी लेके उसका एक ही प्रयास रहता है, किसी भी तरीके से मेरी ज़िंदगी तो बीत गई है लेकिन कम से कम मेरे आगे वाली पीढ़ी को एक अच्छा जीवन मिले, उसके लिए वो सब कुछ सहता सुनता है। और ये हमारे साथ भी हुआ है। आज हम लोग यहाँ तक पहुँचने के पहले जब हमने संघर्ष किया है तो ये तो समझ लीजिए जाहिर तौर पे वीडियो बना के मारने का और अपमानित करने की बात है, लेकिन आप पुलिस स्टेशन में भी जाके बोलो अगर कोई आपका मसला हो जाता है तो पहले ये देखा जाएगा कि आप स्थानीय हैं कि आप बाहर वाले हैं, और अगर आप बाहर वाले हैं तो फिर दो शब्द आप सुन लेना चाहिए, दो गाली खा लेना चाहिए, दो मार भी खा लेना चाहिए। काहे को आप बवाल कर रहे हैं, अब यहाँ पर काहे के लिए आए हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए, यही अपेक्षा की जाती है। और ये विचार को हमारा पुलिस प्रशासन, नेता लोग तो हैं ही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी अपना समर्थन उसको दिया है। तो ये कानून के बाहर की बात है। कानून में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत आपको अधिकार दिया गया, फलाना दिया है, ढिकना दिया गया है, लेकिन एक सर्वमान्य यहाँ के जो स्थानीय अपने भाई लोग हैं उन्होंने, और उसको मैं भी सच पूछूं तो एक तरीके से कम जो नए आए हैं उनको प्रयास तो करना चाहिए कि आपको स्थानीय भाषा, खाली भाषा नहीं, यहाँ का रीति रिवाज है, कैसे आप आदर करते हैं, कैसे आप ग्रीट करते हैं, ये सब भी अगर आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपसे ये अपेक्षा की जा रही है तो उस संस्था को भी ट्रेनिंग देना चाहिए, और जो वहाँ पे काम कर रहा है उसको भी सीखने का, पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सर ऐसा देखा जाता है कि अभी जिस तरह से वाराणसी जो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है वो उत्तर प्रदेश में ही आता है, लेकिन वहाँ पर अधिकतर महाराष्ट्र से लोग भी वहाँ पर जाते हैं। यदि यही द्वेष अगर उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से शुरू किया गया, कि अगर वहाँ पर भी इस तरह से सख्ती की गई कि अगर उत्तर प्रदेश की धरती पर आते हैं तो यहाँ पर आपको भोजपुरी बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर वो नहीं बोल पाते तो क्या इस तरह की सख्ती अगर वहाँ पे भी की गई तो दोनों प्रांतों में किस तरह से बेइज्जती? देखिए, सबसे पहला तो प्रयाग या बाबा विश्वनाथ ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, उत्तर प्रदेश के भूमि में है, लेकिन सारे हिंदुओं का ये तीर्थ स्थान है। तो वहाँ पे आप भोजपुरी में या हिंदी में या संस्कृत में ऐसा कोई सख्ती नहीं लगा सकते। ये तमिलनाडु का जो हमारा नागरिक है उसका भी प्रयाग पे उतना ही अधिकार है जितना उत्तर प्रदेश का या महाराष्ट्र का है। ये हमारे हिंदुत्व का धार्मिक स्थान है, केंद्र है, तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि मुंबई महाराष्ट्र में है, आर्थिक राजधानी है, यहाँ पे रोजी रोटी कमाने आते हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके कई सारे मौके जो परप्रांत से आते हैं वो लोग ले लेते हैं। इसके पीछे कारण भी है, जो त्याग, जो तपस्या करके परप्रांत से यहाँ पे लोग आते हैं, वो लोग जिस मजबूरी में और जिस ज़रूरत से अपना काम करते हैं ना, वहाँ उतना यहाँ के स्थानीय लोगों को करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी यहाँ पे मौके उनको मिलते हैं आसानी से। तो वो क्यों यहाँ पे 12 घंटे का काम करेंगे?
उनको अब 8 घंटे में काम करके यहाँ पे अपने जो अपना सामाजिक जो उनका दायित्व है उसको भी निभाना है। पर प्रांत से आने वाला तो पूरा सामाजिक अपना संबंध वहाँ से तोड़ के यहाँ पे आता है केवल कमाने खाने और लिखने पढ़ने पढ़ाने, तो उसके पास ज़्यादा समय रहता है, तो वो कम पैसे में अधिक समय तक अधिक मेहनत से काम कर सकता है। तो ये जो तफावत है जिसकी वजह से जो संस्थानक जो व्यापारी लोग भी हैं वो परप्रांत से आए हुए लोगों को ज़्यादा प्रिफर करते हैं, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उसको तो बेचारे को अपना रिश्तेदारी भी निभानी है, दोस्ती यारी भी निभानी, क्योंकि उसका समाज तो यही है ना। लेकिन पर प्रांत से जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आया है उसको केवल काम करना है और पैसा लेना है और घर पे पहुंचाना है। लेकिन सर ऐसा देखा जाता है कि मुंबई में जो बड़े बड़े होटल्स है, बड़े बड़े ये अधिकतर पर प्रांतियों के समाज है, तो क्या मुंबई में पर प्रांतियों की जरूरत नहीं है ऐसा? देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा, मैं यहाँ के महाराष्ट्र की जनता को शत शत नमन करता हूँ, जिस भाव से वो पर प्रांतियों को स्वीकारते हैं, उनको काम धंधा उद्योग करने के लिए हर तरीके से सहयोग करते हैं। महाराष्ट्र का विकास ऐसे ही नहीं हुआ है, मुंबई का विकास ऐसे ही नहीं हुआ। यहाँ के स्थानीय लोगों का इतना बड़ा हृदय है, इसलिए बाहर से लोग आके यहाँ पे इतने बड़े धनी और धन कुबेर बन के बैठे हैं। ये छोटी मोटी ऐसी होती है। और ये जो अस्मिता वाली बात है भाषा की, ये तो रहनी भी चाहिए, क्यों नहीं रहनी चाहिए। आज मराठी भाषा को यहाँ का अगर प्रथम भाषा भी बनाया जाए तो क्या क्या दिक्कत है? नहीं, महाराष्ट्र की जो मराठी भाषा है उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है और लोग उसे सहमत भी हैं कि, और राज ठाकरे की इस बयान से कि अगर महाराष्ट्र में रहते हैं या फिर किसी भी प्रांत में, किसी भी स्टेट में, राज्य में रहते हैं तो आपको वहाँ की भाषा आनी जरूरी है। लेकिन यदि अगर किसी को नहीं आता है तो उसको ये कौन सा तरीका है सिखाने का? नहीं, ये तरीका तो गलत है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि इसको जानबूझ के गढ़ा गया है, क्योंकि देखिए जो भी डिलीवरी वाला बॉय या जाएगा या धोबी जाएगा, या अगर कोई ऐसा काम है जिसके अंदर जो यहाँ के स्थानीय और सामने परप्रांतीय का ऐसा जब नोकझोंक हो जाता है या आमना सामना हो जाता है, और उसको अगर कोई सख्ती की जाए कि भाई तुम्हारा डिटेल्स दो, तुम अभी रहो, तुम यहाँ खड़े रहो, तुम इसी लिफ्ट से जा सकते हो, तुम सीढ़ी से जाना पड़ेगा, अगर ऐसी कोई भी समझ लो सख्ती या वाद विवाद हो गया बीच में, तो वो सहज रूप से भाषा का मुद्दा बना के आपको दंडित कर सकता है। और अगर ऐसा कोई हो जाता है और अगर वो अपने किसी स्थानीय नेता से संपर्क करेगा तो ये एक मीडिया में आने का बहुत बड़ा माध्यम भी बन जाता है। लेकिन अगर इस चीज को यहाँ की आम जनता पूरी तरीके से 100% स्वीकृति देती ना, तो यहाँ पे बाकी पार्टियों का कॉरपोरेशन में कहो या आमदारकी में कहो या लोग तो नामो निशान नहीं होता। आम जनता इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन जो अपेक्षा की जा रही है मनसे के हिसाब से वो भी गलत नहीं है, ये भी मैं कहूँगा। लेकिन वो मनसा उनकी गलत नहीं है, लेकिन उनका तरीका जो है, लेकिन वो तो गलत है। तरीका गलत है, लेकिन सबको सब तरीके नहीं आते हैं। और सबको सब की जैसे बाकी पार्टियां हैं उनके दूसरे प्रांतों में भी उनका अस्तित्व है, इनका अस्तित्व बहुत ही मर्यादित है और उतने ही अपने मतदाताओं को उनको कन्विंस करना है, सेटिस्फाई करना है, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना है, और उसमें भी वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो एक अतिशोक्ति करके अगर वो अपना थोड़ा बहुत विस्तार बना ले रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है ना। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि उनको ऐसे करके उनकी राजनीति की रोटी सेकी जा सकती है? हाँ, सेकी जा सकती है, लेकिन उनको जनता की स्वीकृति नहीं मिल रही है। इसका फायदा होगा उनको? फायदा तो हो रहा है, चर्चा में तो आ गए। लेकिन जिस तरह से अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें भी उन्होंने मराठी मुद्दा लेकर चल, लेकिन फिर भी उनकी सीटें नहीं आ पाती। नहीं, लेकिन जो कॉरपोरेशन चुनाव है, जो लोकल बॉडी का, स्थानीय स्वराज संस्था का जितने भी इलेक्शन रहते हैं उसमें स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी रहते हैं, और अगर वो किसी की भावना से या सम्मान से जुड़े हैं तो और ज़्यादा उनकी तीव्रता रहती है। और ये राजनीतिक रूप से तो ये मूव समझ लो जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए तो कुछ न कुछ तो है ही है। राज ठाकरे ने अभी जो हाल ही में प्रयागराज में जो महाकुंभ जो अभी संपन्न हुआ है उस पर भी उन्होंने, आस्था पर भी उन्होंने उस चीज़ को सवाल उठाया कि मुझे गंगा जी में जाना था वहाँ का, लेकिन वहाँ की दूषित
गंगा जी दूषित हो चुकी है, और उसके आस्था पर भी उन्होंने करोड़ों अरबों लोगों की आस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाए। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। बांद्रा के खाड़ी की गंदगी, पूरे मुंबई का सीवेज बांद्रा की खाड़ी में जाता है, और बांद्रा के खाड़ी के पास में ही पूरी जिंदगी बिताए हैं। कितनी बदबू है, मीठी नदी का क्या हालत करके रखा है। उसके डुबकी लगाना, तो उसके बाजू से गुजरना भी कितना बड़ा पोल्यूशन का कारण, कितना बड़ा तकलीफ का कारण होता है। क्या कर पाए? बाकी गंगा का पानी पवित्र जल, निरंतर प्रवाहित होने वाला जल है, वो रुका हुआ जल नहीं है, वो निरंतर प्रवाहित। और जिसके नहीं समझ में आएगा उसको हम समझा भी नहीं सकते। जिसके नहीं समझ में आएगा उसको हम समझा भी नहीं। तो कुछ लोग एक ही थाली में 100 जन को खाते हुए देखा मैंने बैठ के। एक ही थाली में 100 जन खाते हैं और एक ही गिलास से 100 जन पानी पीते हैं, लेकिन उनको चलता है और उसके खिलाफ बोलने का इनका हिम्मत भी नहीं है। हिंदू समाज बहुत ही सहिष्णु है, और इसमें तुम्हारा विरोध या तुम्हारा नकारात्मकता भी बर्दाश्त करने की क्षमता है। अभी 66 करोड़ लोग आए थे, उसमें से अगर 4 लोगों ने अपने अपने तरीके से, जैसे योगी जी ने बहुत अच्छी तरह कहा, कुछ लोग गए उनको सब सुअर की तरह गंदगी ही गंदगी दिखा, कुछ टूरिस्ट लोग गए तो उनको सब असुविधा ही दिखी, कुछ आस्था वाले गए उनको कोई कष्ट नहीं, बस केवल और केवल प्रभु परमात्मा का दर्शन हुआ उनको। तो ये आपके अंदर क्या है वही दिखेगा ना। अभी जिस तरह से अभी जैसे अगला कुंभ जो नासिक में होने जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एक आस्था का विषय है, तो क्या उस पर भी इस तरह से सवाल खड़े होंगे? नहीं, मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री देवाभाऊ ने बहुत जल्दी उसकी शुरुआत भी कर दी है, और जो कुछ भी कमी प्रयाग में रह गई होगी कुंभ के आयोजन में, प्रयोजन में, नियोजन में, उससे सीख के और भी अच्छी तरीके से नासिक में कुंभ का आयोजन होगा, और उसी भव्यता के साथ और उसी आस्था के साथ में, उतनी आस्था के साथ में यहाँ भी एकदम यशस्वी कुंभ का आयोजन होगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो क्या गंगा जी, जिस तरह से उनके कहने के हिसाब से गंगा का पानी दूषित हो चुका है, गंगा जी दूषित हो चुकी है, तो यह कुंभ भी जो लगने जा रहा है गोदावरी नदी पर लगने जा रहा है, तो क्या ये पवित्र जिस तरह मानते हैं? देखिए, सेम है, गंगा का भी जल प्रवाहित होने वाला जल के अंदर डुबकी लगा के सब लोगों ने आस्था का आनंद लिया, उसी तरीके से गोदावरी में भी होने वाला है। गोदावरी में सच पूछो तो पिछले 70 साल में पूरा प्रयास किया गया कि किसी भी तरीके से ये हिंदू एक पर्व को या हिंदू इस कुंभ को कैसे दूषित किया जाए, कैसे गंदगी फैलाया जाए। मैंने तो देखा था बाजू में ही किनारे पे शौचालय बना हुआ है, उसका ही पानी गोदावरी में बह रहा है, जहाँ पे अपन जाते हैं शुद्धक के लिए। तो ये भी देखा हुआ है। तो पहले के जो सत्तासीन लोग थे उन्होंने हिंदुत्व के मूल्यों को मिटाने का और उसको दूषित करने का और उसको बर्बाद करने का एक पूरा प्रयास किया गया है। लेकिन अब समय बदल चुका है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में हमें विश्व का नेता प्राप्त हुआ है, एक धर्मिष्ठ प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ है, जो हिंदू सनातन धर्म के लिए एक पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, और बहुत अच्छा आयोजन होगा कुंभ का नासिक में, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। सर, फिर से वही सी सवाल की तरफ आते हैं कि जिस तरह जो मनसे द्वारा जो चलाई जा रही है मुहिम, और जिस तरह से उत्तर भारतीयों को भी टारगेट किया जा रहा है, तो जो उत्तर भारतीय के अपने आप को नेता कहलाते हैं, जो उत्तर भारतीयों का नेतृत्व कहलाने वाले कहते हैं, उनका ऐसा कहना है कि हम उत्तर भारतीय समाज का आवाज बनकर हम जिस तरह, तो अब वो इस समय कहाँ है जब उन पर मार पड़ रही है, उन पर जिस तरह से की जा रही है? देखिए, राजनीतिक अगर कोई महत्वाकांक्षा लेकर राजनीति में आता है, किसी को नगर सेवक बनना है, किसी को एमएलए बनना है, किसी को कोई बड़ा पद लेना है, किसी को एमपी बनना है, तो उसको थोड़ा अपने विचार प्रकट करने में उसको थोड़ी मर्यादा रहती है। अब हमारे जैसा साधारण कार्यकर्ता, हमको कोई अपेक्षा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। केवल और केवल देखो, विद्वेष फैलाने का नहीं है। मैं भी कोई ऐसी टिप्पणी कर सकता हूँ जिससे विद्वेष फैले, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है कि किसी को खतरे में डाल के, किसी समाज को खतरे में डाल के, या दो समाज में झगड़ा लगा के अपना नेतागिरी करने वाला अपना फॉर्मूला नहीं है। लेकिन और क्या है मालूम है, मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार
मनसे के कार्यकर्ता नेता लोग हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये जो अस्मिता का मुद्दा है, इसको एक मजबूत संदेश के रूप में वो देना चाहते हैं कि आप आओ, लेकिन कम से कम उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज का, उनके धर्म का उसको पालन कम से कम सीखने का तो प्रयास करो। परसों मैंने जो वीडियो देखा है उसके अंदर जैसे टिप्पणी किया उन्होंने, भले उत्तेजित होने के बाद में किया है, किसी ने आपको गाली दे दिया और आपने भी गाली दे दिया, उसने जो गाली दी है वो नहीं, क्योंकि उसको मान्यता प्राप्त है। आपने जो गाली दे दिया ना, उसको स्वीकृति नहीं है। और आप बाहर से आए हुए हैं, आप सेकेंडरी सिटीजन तो हैं, बाहर से आए हुए हैं, दूसरे की माटी में आए हुए हैं, तो इस सत्यता को स्वीकार करके, उतना एडजस्ट करके, उतना अपने आप को ट्रेन करके प्रस्तुत करना चाहिए। तो मैं सारे अपने उत्तर भारतीय के जितने भी ऐसे काम करने वाले लोग हैं, जिनका आम जनता से रोज सरोकार आता है, उनको भाषा भी सीखनी चाहिए और एक विनम्रता तो रखनी चाहिए। ये थे हमारे भाजपा के उत्तर भारतीय मोर्चा के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेश मिश्रा जी। उनका ऐसा कहना है कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी भाषा आपको बोलना ही चाहिए, मराठी भाषा आपको सीखनी ही चाहिए। लेकिन मनसे का ये जो तरीका है लोगों से जिस तरह से समझाने का और सिखाने का, वो कहीं ना कहीं यह एक गलत तरीका है। और लेकिन लोगों को इसको और भी तरीके से, जो भी संस्थाएं हैं वो जिनको अगर काम पर रखती है बाहर वालों को, तो कहीं ना कहीं उन्हें उस चीज़ को सिखाना चाहिए, उनको बताकर, जिस तरह से वो रोज के समय में अपने ग्राहकों से जिस तरह से वो उनको फेस करते हैं, उन्हें कम से कम मराठी का कुछ शब्द उनको इस चीज़ को सिखाना चाहिए। देखते हैं यह भाषा और ये हिंदी मराठी का मुद्दा कब जाकर समाप्त होता है। और भी खबरों के लिए मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।